मान लेते हैं जून 2026 में मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं जो मुझे इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसे फंड्स के नाम बताऊंगा जहां मैं अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से अगर मुझे 10 लाख रुपए एलोकेट करने होते तो मैं इन्हीं 3 फंड्स में करता। और मैं ऐसे आपको हवाओं में नहीं बताऊंगा, डेटा के साथ बताऊंगा, रैशनल के साथ बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं क्यों वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और तीनों में से कोई भी निफ्टी 50 नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब एडवाइस हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ अगले 10 मिनट वीडियो पूरी सुन के जाना, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरा फ्रेमवर्क भी समझ में आ जाए, और अगर सेंसिबल लगे तो आप भी उसमें इन्वेस्ट करना सोच सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी कहां पे है। निफ्टी 50 का पी रेशो अगर आप अभी देखोगे ना तो 20 के अराउंड है। अगर आप 5 साल का मीडियन देखोगे तो वो 22 के अराउंड है, और 10 साल का मीडियन देखोगे तो वो 23.3 के अराउंड है। तो इस हिसाब से तो निफ्टी बहुत चीप है, तो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए हमें इसी में इन्वेस्ट कर देने चाहिए। लेकिन नहीं, चीप ना हाफ स्टोरी है। अगर चीप के साथ कोई कैटलिस्ट होता है तो आपको बहुत अमेजिंग ग्रोथ मिलती है। चीप के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं है तो वो डेड मनी होता है। और इस टाइम पे जो कैटलिस्ट है ना वो इंडियन मार्केट के साथ नहीं है, निफ्टी 50 के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको उन फंड्स के बारे में बताऊंगा, और मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। उन फंड्स के बारे में बात करूंगा जहां पे वो कैटलिस्ट है, जहां पे आपको हाईएस्ट रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, फंड्स के नाम बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझा देता हूं, बिकॉज कल को आप मेरी वीडियो देखो ना देखो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने आप ये सब कुछ करना आना चाहिए। तो देखो, अगर मान लो मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कैसे इसको स्प्लिट करूंगा। एक अच्छा स्प्लिट होता है, लेट्स से मैं 30% एक जगह डालूंगा, अगले 30% दूसरी जगह, और 40% तीसरी जगह, मतलब 3 लाख 3 लाख 4 लाख। और क्यों किया मैंने ये? बिकॉज मैं अपने पोर्टफोलियो में कोई चीज़ थोड़ी एग्रेसिव रख सकता हूँ जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ रखूंगा जहाँ पे लो रिस्क लो रिटर्न होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो हमेशा ऐसे ही बनाया करो। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन और सेंसिबल डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें जो मल्टीपल एसेट्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक में अगर हाई रिस्क है तो दूसरे में लो रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं सारे हाई रिस्क ले लिए और एकदम पोर्टफोलियो ऊपर नीचे स्विंग कर रहा है, आपको हार्ट अटैक आ गया है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब इस पोर्टफोलियो में भी मैं जो मैं 30-30-40 का स्प्लिट बता रहा हूँ, उसमें आपको इस तरीके से बताऊंगा जो चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, इंटरनेशनल इक्विटी में भी आपको सपोर्ट दे देंगी, और साथ ही साथ चाहे मार्केट यहां से लेट्स से वॉर रुक जाए, वॉर बढ़ जाए, कुछ भी हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न देगा। इस पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है, अब सीधे फंड के नाम से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अपने फंड 1 के बारे में बात कर लेते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में पिछले 1.5 साल में मैंने करीब 6-7 वीडियोस बना दी हैं, पागलों की तरह पुश कर रहा हूं मैं इसको बाय करने के लिए। नाम है गोल्ड म्यूचुअल फंड। और अब मैं क्यों इसके बारे में पुश कर रहा था, अगर आप रिटर्न्स देखोगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पुराने, उनको पक्का वो बैठे होंगे 60-70% का रिटर्न में। लास्ट ईयर गोल्ड ने रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 70% का, और उसके बाद से इस साल सारे यूट्यूबर्स ने स्टार्ट कर दिया बोलना कि अब तो हो गया, रनअप हो गया गोल्ड का, अब कोई सेंस नहीं बनता गोल्ड को और ख़रीदने का। मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा सेंस बनता है। और अगेन सेम बात है, मैं हवाओं में नहीं बोलूँगा, मैं आपको डेटा और लॉजिक के साथ बताऊँगा ये बात भी। अब रिटर्न जो लास्ट ईयर दिया था, अभी भी वो जो सिचुएशन है वो इंटैक्ट है। इसका मतलब रिटर्न अभी भी और ज़्यादा यहाँ से हो सकता है। मुझे भर भर के कमेंट्स आए हैं इस बात को पूछने के लिए कि क्या अभी भी हम बाय कर सकते हैं। तो हाँ देखो, मेरा आंसर अभी भी येस है, और क्यों वो बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या बोल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो, जेपी मॉर्गन का इस साल का टारगेट गोल्ड का है $6,300 पर आउंस। इस टाइम पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है $4,800 पर आउंस पे। इसका मतलब अगले 7 महीने में जेपी मॉर्गन के हिसाब से आपको 40% का रिटर्न मिल जाएगा गोल्ड पे से। गोल्ड जो कि इतना सेफ एसेट है, ऑलमोस्ट स्टेबल एसेट है, वहां से आपको अगर 40% मिलता है तो और क्या चाहिए आपको। दूसरा, ये तो हो गया हमारा जेपी मॉर्गन। अगर मैं बैंक ऑफ अमेरिका की बात करूं तो बैंक ऑफ अमेरिका का टारगेट अगर आप देखोगे इस साल का 2026 का, तो वो भी है $6,000। इसके हिसाब से भी आपको 35% का रिटर्न मिल जाना है गोल्ड में अगले 7 महीने में, जो कि दोनों बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। अब क्यों ये हो रहा है, मैंने पिछली हर वीडियो में समझाया है, जरा सा और बता देता हूँ। पहली बात है सेंट्रल बैंक की बाइंग। सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड पागलों की तरह गोल्ड खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डॉलर के ऊपर से विश्वास हट गया है, डी डॉलराइजेशन पिक्चर में आ गया है, दुनिया बड़ी अनस्टेबल हो गई है, टिपिकल जो बातें मैं आपको हर बार बताई हैं। दूसरी बात, यूएस की डेट ना यार $39 ट्रिलियन पे आ गई है, ये कोई मजाक नहीं है।
तो लोगों का भरोसा डॉलर से थोड़ा कम होता जा रहा है। साथ ही साथ यूएस ईरान की जो वॉर चल रही है, दुनिया भर में जो और वॉर्स चल रही हैं, इससे क्या होता है, दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और सारे सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, जो कि है गोल्ड। इसीलिए इन सारी सिचुएशंस का माइंड गोल्ड अभी भी बहुत अमेजिंग एसेट है। और एक और मेजर रीजन है दूसरा जिसकी वजह से आपको गोल्ड बाय करना चाहिए। जब भी ऐसी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, उस टाइम पे क्या होता है, रुपी और गिरना शुरू कर देता है। और रुपी और गिरना शुरू करता है तो हमें डबल मार पड़ जाती है, बिकॉज चीज़ें महंगी हो रही हैं, रुपी गिर रहा है, जो चीज़ें यूएस डॉलर में प्राइस्ड है वो और महंगी हो जाती हैं। गोल्ड इंटरेस्टिंगली डॉलर में प्राइस्ड होता है। तो अगर अपने पैसे आपने रुपी की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो जो रुपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, रुपी ऑलमोस्ट यूएसडी के अगेंस्ट 95 पे आ गया है। अगर वो 100 भी चला जाता ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके पैसे गोल्ड में है और वो अपनी वैल्यू रिटेन भी करेंगे, प्लस गोल्ड के अप्रिशिएशन से आपको गेन भी हो जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से इन 10 लाख में 3 लाख रुपए जो जाने चाहिए वो जाने चाहिए गोल्ड के म्यूचुअल फंड में। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊं तो निपॉन का ये गोल्ड म्यूचुअल फंड है, निपॉन का ये ETF भी है, गोल्ड बीज, दोनों ले लो, सेम ही बात है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के बार, इन सब में मत भागना। बेटर ऑप्शन है गोल्ड का ETF या फंड। सेफ्टी मिलती है, प्योरिटी मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है, 2 मिनट में सेल कर दोगे, 2 मिनट में बाय कर लोगे। बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड का ETF। ठीक है, 3 लाख रुपए यहाँ पे चले गए। अब आते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की तरफ, फंड 2। और इसके बारे में मुझे लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में बहुत हीट मिलने वाली है। अगले जो 30% पैसे हैं, जो मेरे 3 लाख हैं इस 10 लाख में, वो जाएंगे चाइनीज टेक्नोलॉजी में। अब प्लीज ये वीडियो बंद मत कर देना, मेरी पूरी बात सुन के जाना, बिकॉज जो नंबर्स हैं वो काफी शॉकिंग है। सबसे पहले आपको लेके चलता हूं जैन 2025 में, जब डीप सीक ने अपना मॉडल लॉन्च किया था, जो ऑलमोस्ट चैट जीपीटी के लेवल का था। उसको बनाने में उनके लगे थे सिर्फ $6 मिलियन, जबकि यूएस की एआई कंपनीज ने स्पेंड किए थे $197 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोच के देखो, $6 मिलियन, $197 बिलियन। जिस दिन वो मॉडल लॉन्च हुआ था ना, एनवीडिया 17% उसी दिन गिर गया था। नैस्डैक रातों रात 3% गिर गया था। और जिस टाइम पे सब कुछ हो रहा था ना, अगर मैं नंबर्स बताऊं, हैंग सेंग लास्ट ईयर 2025 में 28% का उसने रिटर्न दिया है, 28% का। और उसके बाद भी सबसे सरप्राइजिंग नंबर ये है, अगर मैं अभी पी रेशो देखूं, हैंग सेंग जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है उसका, वो पी रेशो 13.5 के अराउंड है। पता है नैस्डैक का पी रेशो कितना है इस टाइम? 35। 13 है एक का, दूसरे का 35 है। मतलब आपको ऑलमोस्ट सेम क्लास वर्ल्ड क्लास टेक कंपनीज जो चाइना वाली हैं वो इतनी चीप मिल रही हैं, वर्सेस जो यूएस वाली हैं वो इतनी एक्सपेंसिव मिल रही हैं। ये वैसे ही हो गया, मान लो आप टीवी लेने जाते हो, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का टीवी है, एक जगह आपको मिल रहा है 30 का, एक जगह मिल रहा है 70,000 का। तो 30,000 का लोगे या 70,000 का लोगे? आंसर बड़ा सिंपल है, आप यहीं पे जाओगे। लेकिन बस तब यहाँ नहीं जाओगे अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत चीप कंपनीज है जो बर्बाद होने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च करिए अपने चाइना के टेक के ऊपर, तो चाइना का टेक कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत अमेजिंग टेक है चाइना का। अगर आपको नाम सुनाओ, अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू, इन सब का बहुत बड़ी टेक कंपनीज हैं। वो तो इंडिया में थोड़ा कम एक्सपोजर है हमें चाइना का, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंपनीज हैं। और मैं ऐसे हवाओं में नहीं बोल रहा हूँ। अगेन, अगर मैं आपको फोरकास्ट परस्पेक्टिव से बताऊं, तो अगर आप ये देखोगे सिर्फ फोरकास्ट, तो HSBC प्राइवेट बैंक का जो फोरकास्ट है हैंग सेंग टेक इंडेक्स का, वो है 6600। इस टाइम पे वैल्यू कितनी है? 4800। मतलब अगले 7 महीने में HSBC फोरकास्ट कर रहा है कि ऑलमोस्ट आपको 30% का रिटर्न मिल जाएगा हैंग सेंग टेक पे से। तो अब सिंपल सी बात है कि बहुत ईजी हो गया ना कि हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन क्या रिस्क है? बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क भी है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क क्या है? चाइना कैरी करता है बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क, वो पहली बात हो गई। दूसरा, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर अगर स्टार्ट हो गई तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा पुश करता है चाइना को नीचे। तीसरा, चाइना के अपने रेगुलेटरी रिस्क हैं, वो भी लगातार चलते रहते हैं। और फाइनली, अगर आप इन सब को देख के भी इन्वेस्ट कर देते हो, तो जो मैं आपको फंड बताने वाला हूँ उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 42 है। मतलब वो फंड बहुत वोलेटाइल है, तो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप वो वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो तभी उसमें इन्वेस्ट करना। फंड का नाम क्या है? मेरा ही एसेट हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड। अगर फंड लेना है तो ये है, अगर ETF लेना है तो मेरा ही एसेट हैंग सेंग टेक ETF। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। काफ़ी अमेजिंग रिटर्न लास्ट ईयर दिया था, फिलहाल थोड़ा सा क्रैश कर गया था, लेकिन 2026-27 में मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग रिटर्न आपको अभी भी दे सकता है। इसका मतलब अगले 3 लाख रुपए हमारे जाएंगे चाइनीज टेक्नोलॉजी में, जो हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। हमने गोल्ड लिया था जो बैलेंस कर रहा था, अब जो रिमेनिंग 40% रह गए, वो पैसे ऐसी जगह जाने चाहिए जो इस पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हो। तो आओ उसके बारे में बात करते हैं। फंड 3,
ये वो फंड है जिसने पिछले 5-10 साल में बहुत ही अमेजिंग रिटर्न दिया था, लेकिन जस्ट बिकॉज पिछले 1 साल में वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया तो लोगों ने दुनिया भर की गालियां सुना दी, पैसे रिडीम कर दिए, बोल दिया कि बर्बाद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसका नाम बताऊं तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पूरी रीजनिंग सुन के जाना, फंड का नाम पक्का आपको पता होगा, लेकिन इस टाइम पे क्यों बहुत अमेजिंग है ये बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहली बात देखो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ना थोड़ा सा अलग है। अगर मैं आपको जनरली और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ ना इंडिया में, वो क्या करते हैं, मेजरली निफ्टी को कॉपी करते रहते हैं और ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर देते हैं अक्सर। लेकिन पराग पारिक थोड़ा सा अलग है। सबसे पहली बात, इस फंड में इनके पास अलाउड है इनको 35% अपना पैसा इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना, जो कि बहुत अमेजिंग है। उससे ये अल्फाबेट और बाहर की मेटा जैसी कंपनीज खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 35% इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैश पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जो और फंड्स में नहीं मिलता। और फंड्स में क्या होता है, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मान लो कसिनो गए हो, एक फंड मैनेजर है आपका दूसरी कंपनीज का, उसे गेम खेलते रहना है, भले ही कसिनो जीतता हो पर तब भी वो खेलता रहेगा। पराग पारिक में उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी कि उनको अगर लगता है कि कसिनो जीते जा रहा है तो वो नहीं खेलेंगे, सारा पैसा लेके कसिनो से बाहर निकल जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ है, जो आप देख सकते हो। अब बताता हूँ मैं आपको रीजन 2। अब देखो, जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो काफ़ी रियल है। अगर आप 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखोगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, तो वो ऑलमोस्ट 15.77% है। और ये मजाक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिटर्न होता है। अगर मैं AUM की बात करूं तो 22,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ का AUM बन गया। ये पहला एक्टिवली मैनेज फंड है जो 1 ट्रिलियन का मार्क जिसने क्रॉस किया है, और ऐसे हवाओं में ये मार्क क्रॉस नहीं हो जाता। और तीसरा जो मेरा रीज़न है वो थोड़ा सा पर्सनल है। देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी फ्रेजाइल है ऑयल के बेसिस पे। इस टाइम क्रूड ऑयल का जो प्राइस ऊपर जा चुका है, जो US ईरान वॉर चल रही है जिसकी वजह से इंडिया बहुत इंपैक्टेड है, तो इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी बेटर प्लेस्ड है। क्योंकि पराग पारिक में उनके पास ये ऑप्शन है कि 35% पैसे बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपको पता होगा बहुत झंझट है। अगर आप पैसे रेमिट करते हो, दुनिया भर का एक्सपेंस रेशियो है, चार्जेस हैं, TCS है, 50 चीज़ें हैं। इस फंड में कुछ नहीं करना पड़ता आपको। नॉर्मली इन्वेस्ट करते हो, वो ऑटोमेटिकली खुद मैनेज कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं भी नहीं करने हैं, सब कुछ। तो ये सब कुछ ओवरऑल इसको बहुत ही अमेजिंग फंड बना देता है। और क्योंकि इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ऊपर है, इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी फ्रेजाइल है, तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बहुत अमेजिंग रिटर्न दे सकता है अगले कुछ सालों में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो बोलेंगे, और इनफैक्ट मैंने भी कई बार पहले बोला है कि अगर AUM का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत टफ होता है फंड मैनेजर के लिए उसको मैनेज करना। लेकिन पराग पारिक के केस में थोड़ा सा अलग है। पहली बात, ये बायस है इनका फ्लेक्सी कैप की तरफ या लार्ज कैप की तरफ। लार्ज कैप में अक्सर बड़े पैसे डिप्लॉय करना आसान होता है। दूसरी बात, क्योंकि इनका 35% एक्सपोजर बाहर हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है, वहां 1,40,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत लिक्विड है, तो वो पैसा वहां इन्वेस्ट करना अगेन बहुत ईजी होता है। सो ओवरऑल ये काफी अमेजिंग एसेट है होल्ड करना। और इसीलिए सबसे ज्यादा बड़ी एलोकेशन 40% हमारे 4 लाख रुपए जाते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो आओ वीडियो समराइज कर देते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। अब मैंने ओवरऑल आपको ये बताया कि 10 लाख रुपए अगर मेरे पास होते तो पहले 3 लाख रुपए जाएंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड में, अगले 3 लाख रुपए जाएंगे हैंग सेंग टेक ETF या उसके फंड ऑफ फंड में, और अगले 4 लाख रुपए जाएंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। अब अगर आपने नोटिस ना किया हो तो इस पोर्टफोलियो में एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है कि ओवरलैप बहुत ज़्यादा कम है। और जब भी एक आप पोर्टफोलियो बनाते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो उसमें ओवरलैप बहुत कम होना चाहिए, वरना आपने डाइवर्सिफिकेशन अचीव ही नहीं किया। इस केस में गोल्ड, अगर वॉर बढ़ जाती है तो गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, तो आपका पोर्टफोलियो वहाँ से बैलेंस हो गया। चाइना का जो मार्केट है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है इस टाइम। अगर AI का थीम प्ले आउट कर गया तो चाइना कैचअप करेगा, तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। और फाइनली है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है, US में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में कर रहा है। मतलब अगर ये वॉर सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाती है तो ये इंडिया में भी ग्रोथ मिल जाएगी आपको, इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्रोथ मिल जाएगी, और ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। इस तरीके से इस पोर्टफोलियो में आपको बहुत बेटर रिटर्न मिल सकता है। क्या ये गारंटी दे रहा है आपको 20-30% रिटर्न की? नहीं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। लेकिन अगर मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो हो सकता है 2026 का, जो आपको सबसे डिसेंट रिटर्न मिल जाए विद वेरी लिटिल रिस्क। अब
यार किसी भी अगर अपने दोस्त को जानते हो जिसको इसकी ज़रूरत है, जो आपसे पूछ रहा है, मेरे पास तो बहुत कमेंट्स आए हैं कि भाई हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर दें, हमारे पास 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, शायद उनको काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाए। दूसरी बात, मेरा एक क्लब है, नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब, अभी लॉन्च नहीं किया है मैंने। अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो नीचे एक लिंक है, उसको भर देना, जैसे ही मैं वो लॉन्च करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनली कोशिश करना वीडियो और लोगों के साथ शेयर करना। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस में बहुत कम व्यूज़ आए हैं, काफ़ी दिल टूटता है ऐसे केस में, तो प्लीज़ कोशिश करना और लोगों के साथ शेयर करने का, और मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।